बाद में माही की दूसरी सहायक नदी लिखो सोम। सोम। सोम नदी लिखो। सोम नदी का उद्गम कहां से होता है? उदयपुर। इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है? उदयपुर। उदयपुर में कहां से? फुलवाड़ी की नाल अभ्यारण्य में एक पहाड़ी है। फुलवाड़ी की नाल अभ्यारण्य में बीछामेड़ा की पहाड़ी से, बीछामेड़ा हिल से ये नदी निकलती है। बीछामेड़ा की पहाड़ी से। ये भी तो माई की सहायक नदी थी। त्रिवेणी बनाती हैं तीनों नदियां। कहाँ? नवाटापुरा गांव में। उदयपुर के बाद, उदयपुर के बाद डूंगरपुर में आकर, डूंगरपुर के नवाटापुरा गांव में आकर, नवाटापुरा गांव में आकर माही में मिलते हुए त्रिवेणी बनाती है। बेणेश्वर धाम माही में मिलते हुए त्रिवेणी संगम बनाती है। त्रिवेणी संगम जानते हैं? तीन नदियों का मिलन स्थल। त्रिवेणी संगम कौन कौन सी तीन नदियां बनाती हैं? सोम, जाखम, माही। कब लगता है मेला? ना, माघ पूर्णिमा। त्रिवेणी संगम बनाती है। बन गया त्रिवेणी। बेणेश्वर धाम, नवाटापुरा गांव, ये लॉज। इस पे दो बांध बने हैं और दोनों से लगातार क्वेश्चन आते हैं। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना, एक तो सोम कागदर सोम नदी पे ही है। सोम कागदर बांध परियोजना, सोम कागदर बांध परियोजना उदयपुर में है। उदयपुर। ओरिजिन पॉइंट का मतलब निकलती कहां से है। और एक दूसरा बांध और है, वो है सोम कमला अंबा। सोम कमला अंबा। सोम कमला अंबा बांध कहाँ है? डूंगरपुर में है। हाँ भाई, इसकी भी दो सहायक नदियां हैं, गोमती व सारणी। गोमती व सारणी किसकी सहायक नदियां हैं? सोम की। माही की सहायक नदियां मोरेन, अन्ना, साप। इनका नाम ही याद रखना है, डिटेल इनकी ही दो की लिखनी थी। सहायक नदियों में एक तो है गोमती और एक सारणी। ये गोमती नदी सलुम्बर से भी जाती है अब,
और राजसमंद से भी। गोमती नदी के मार्ग में 2 झीलें बनी हैं। गोमती व सारणी। सोम की सहायक है, यानी कि ये दोनों अरब सागर का अपवाह तंत्र बनाती हैं, और माही की क्या है, ये उपसहायक है। गोमती व सारणी। हाँ भाई, गोमती नदी के मार्ग में 2 झीलें बनी हैं। गोमती नदी के मार्ग में मीठे या ताजे पानी की, फ्रेश वाटर की 2 कृत्रिम झीलें बनी हैं। कृत्रिम का मतलब मानव निर्मित। मानव निर्मित झीलें बनी है, बनाई गई है गोमती नदी के मार्ग में। एक तो जयसमंद झील अब उदयपुर में है, और जयसमंद झील का पुराना नाम क्या है, डेबर। डेबर झील भी है। डेबर झील कहा जाता है इसे। जयसमंद झील का पुराना नाम डेबर झील है। डेबर झील। इस झील का निर्माता कौन था? 1685 से 1692 ईस्वी के बीच महाराणा जयसिंह फर्स्ट ने बनवाई। और ये झील अब उदयपुर में नहीं है, जयसिंह फर्स्ट ने बनवाई, अब ये सलुम्बर में है। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये दोनों झीलें गोमती नदी के मार्ग में बनी है। और राजसमंद में एक झील बनी है, राजसमंद, एकमात्र झील जिसके नाम पर जिले का नाम राजसमंद पड़ा। और राजसमंद एकमात्र ऐसा जिला है जिसका जिला मुख्यालय अलग है, राजनगर। राजसमंद झील का निर्माता कौन था? 1662 ईस्वी में, ईस्वी को एडी भी कह सकता है, महाराणा राज सिंह फर्स्ट ने बनवाई। तो ये 2 झीलें बनी हैं। महाराणा जयसिंह फर्स्ट ने जयसमंद झील बनवाई, और महाराणा राज सिंह फर्स्ट ने राज सिंह फर्स्ट ने ये वाली झील बनवाई।
ये माही की सहायक नदियां दो पढ़नी थी और इनकी डिटेल पूरी हो गई। बेणेश्वर धाम में कब मेला लगता है? माघ पूर्णिमा को। डिटेल दोनों की पढ़नी थी, ये कंप्लीट हो गई। बाकी तो अन्नास, मोरेन, चाप, इनका नाम नाम याद रखना है कि ये भी माई की सहायक नदी है। अब तीसरी बड़ी नदी है साबरमती। ध्यान दो, साबरमती नदी है ना, ये लीजिए एक बार। अब इन साबरमती और पश्चिमी बनास नदियों का कोई डायग्राम नहीं बनेगा। ये नदियां निकलती तो राजस्थान से हैं, लेकिन गुजरात की मुख्य नदियां हैं। ध्यान से सुनो एक बार। माउंट आबू के सबसे नजदीक बहने वाली नदी है पश्चिमी बनास। इनका डायग्राम तो कोई बनेगा भी नहीं वैसे भी। इधर देखिए, ये कौन सी खाड़ी है गुजरात के? इधर कच्छ की खाड़ी और ये खंबात की खाड़ी है। ठीक है, भारत के इस साइड में ये कच्छ की खाड़ी है और ये खंबात की खाड़ी है। क्लियर है? यहाँ से एक नदी ऐसे बह के सिरोही से निकल के ऐसे बहकर ये इसमें मिल जाके गिर जाती है कच्छ की खाड़ी में। एक उदयपुर से निकलती है और ये पश्चिमी बनास, ये सॉरी साबरमती। ध्यान दो, कोई डायग्राम तो इनका खास बनेगा भी नहीं वैसे भी। ये तो पश्चिमी बनास नदी है और ये साबरमती है। दोनों नदी राजस्थान से निकलती हैं और अलग अलग जाके गिरती हैं। एक तो गिरती है खंबात की खाड़ी में, खंबात, खंबात की खाड़ी में, और एक गिरती है कहाँ? कच्छ की खाड़ी में। ये दोनों नदियां गुजरात में कहाँ कहाँ से प्रवेश करती हैं? ये तो साबरकांठा जिले से, साबरमती नदी साबरकांठा जिले से। साबरकांठा जिला राजस्थान को टच करता है गुजरात का। और ये कहाँ से प्रवेश करती है? बनासकांठा जिले से। पश्चिमी बनास बनासकांठा जिले से, साबरमती साबरकांठा जिले से गुजरात में प्रवेश करती है। ठीक है, इनको लिखना है अब। चलिए, कोई डायग्राम तो खास बनेगा भी नहीं वैसे भी। ऐसे लाइन से खींचिए, उनकी तरह माई वाई की तरह तो बन नहीं रहा है। फिर भी कोई छोटा मोटा बनाना चाहो तो बना लो। हाँ भाई, ये साबरमती नदी उद्गम के समय 5 धाराओं के रूप में निकलती है। अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, ऐसे 5 धाराओं के रूप में निकलती है ये साबरमती नदी। ठीक है, ये गुजरात की मुख्य नदियां हैं। साबरमती नदी के किनारे गुजरात का अहमदाबाद शहर बसा है। निकलती ये नदियां राजस्थान से हैं और मुख्य नदियां गुजरात की हैं। बड़े वाला 3 लगाओ। ये नाम लिखा रहा हूं सहायक का, ये याद भी रखना। अन्नास, मोरेन, चाप किसकी सहायक नदियां हैं? माही की। सूकड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, जोजड़ी किसकी सहायक नदियां हैं? लूणी की। बार बार ऐसे पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। डिटेल से ही पढ़ना, कोई ट्रिक्स से 2-3 नदियां याद करके मार्केट में मत घूमते रहना कि साहब हमें नदियां आ गई। ठीक है, कई लोगों को देखा है मैंने ट्रिक्स से 2-3 चीजें याद कर लेते हैं। नहीं, मैं पढ़ाई उस हिसाब से रहा हूँ, आपके माइंड में बिल्कुल फिट ही होगा ये। ठीक है, 100%। साबरमती नदी, साबरमती नदी का उद्गम कहाँ है? उदयपुर में अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। उदयपुर में अरावली की पहाड़ियों से। गांव कौन सा? नहीं, उदयपुर में पदराड़ा गांव, ऐसे लिखो। पदराड़ा गांव में, पदराड़ा गांव में निकलती है अरावली की
पहाड़ियों से। पदराना गांव में अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। गुजरात में प्रवेश। उद्गम के समय। उद्गम के समय यह नदी 5 धाराओं के रूप में निकलती है। पांच धाराओं के रूप में निकलती है। गुजरात में प्रवेश। साबरमती नदी साबरकांठा जिले से। गुजरात में प्रवेश कहाँ से है? साबरकांठा जिला। संगम गुजरात में बहकर खंबात की खाड़ी में। गुजरात में बहकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। बोलिए, किस जिले को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं? भीलवाड़ा। बोल कैसे रहे हो तुम? यह ऐसी नदी है जो निकलती राजस्थान से है और गुजरात की मुख्य नदी है। गुजरात में इस नदी पर अटल ब्रिज बना है। चार 416 किलोमीटर लंबी नदी है ये। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कितना % बनता है? 22.4। अरब सागर का 17.4। सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा बनता है? आंतरिक। कितना? 60.2। यानी कि ये भी नदियां अरब सागर की ओर जाती हैं, इनको भी पढ़ना था।
चलो आगे बोले। कुल लंबाई 4 चौक 16, कुल लंबाई 416 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई 45 किलोमीटर। पैंतालीस किलोमीटर। गुजरात में इस नदी पर अटल ब्रिज बना है, अटल पुल बना है। गुजरात की राजधानी और गुजरात का सबसे बड़ा शहर यानी कि कॉमर्शियल कैपिटल गांधीनगर इस नदी के किनारे ही बसी है। कैपिटल है ये गुजरात की। और अहमदाबाद शहर ये भी इसी नदी के किनारे है। पेन को छोड़ो। अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। जैसे राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहते हैं, वैसे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। ये मैनचेस्टर शहर इंग्लैंड का शहर है। जब भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था, उस जमाने में अंग्रेज यहाँ से कॉटन ले जाते थे और मैनचेस्टर शहर में कपड़ा बना के लाते थे। अतः ये मैनचेस्टर शहर प्राचीन काल से ही कॉटन इंडस्ट्री का सेंटर रहा है। इस वजह से दुनिया में जहां कपड़ा बनता है वो उस जगह का मैनचेस्टर कहलाता है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कानपुर यूपी में है, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया सेकंड ग्रेड में पूछा है कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान भीलवाड़ा, भीलवाड़ा राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी है, गारमेंट सिटी है, वस्त्र नगरी है। साथियों, ऐसे ही एक अमेरिका में शहर है बोस्टन, वहां भी कपड़ा बनता है। अपने को एग्जामिनर कहते कि भारत का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर किसे कहेंगे, तो अहमदाबाद को कहेंगे। भारत का मैनचेस्टर है ये। भारत या पूर्व का बोस्टन, भारत या पूर्व का बोस्टन, ये भी इसे ही कहेंगे। याद है गांधी जी 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे। उस जमाने में गांधी जी ने अफ्रीका की यात्रा की थी, बैरिस्ट्री की थी वहां से। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से लौटे, अफ्रीका से लौटे। बोलिए मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कौन होगा? वेरी गुड। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर। कानपुर कहाँ है? यूपी में। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, भारत लौटे और 1916 में उन्होंने इस नदी के किनारे, इस नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम की स्थापना की। कहाँ पे? अहमदाबाद में।
साथियों, 9 जनवरी को गांधी जी के आगमन की याद में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में इसी नदी के किनारे है। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। कोयम्बटूर, कहाँ है कोयम्बटूर? तमिलनाडु। कोयम्बटूर है ये। सेकंड ग्रेड के पेपर में पूछा गया था कि मैनचेस्टर ऑफ दक्षिण भारत। ठीक है, इसकी सहायक नदियों के नाम भी याद रखने हैं। सहायक नदियां, हाँ भाई, सेई हतमती याद है क्या? सेई नदी पे सेई बांध बना था। सेई बांध का जल सुरंग के माध्यम से जवाई बांध में छोड़ा जाता है। सेई हतमती, सेई हतमती। वाकल मानसी, वाकल मानसी। हाँ भाई, ये वाकल मानसी, ये मानसी है ना, वाकल की सहायक नदी है। शेई, अतमती, मानसी, वाकल, हिरणी, वैतरक। जेल प्रेरी में पूछा गया, मेश्वा और माजम किसकी सहायक नदियां हैं? मेश्वा माजम किसकी सहायक नदियां हैं? साबरमती की। ये वाला क्वेश्चन जेल प्रेरी में पूछा गया था, मेश्वा और माजम किसकी सहायक नदियां हैं? जेल प्रेरी 2017। बोलो, शेई नदी पर, शेई नदी पर
शेई बांध कहाँ है? उदयपुर में। इस बांध का जल सुरंग के माध्यम से जवाई बांध में छोड़ा जाता है। याद आया कुछ? चौथी, हाँ भाई, ये इनकी डिटेल किसी की नहीं लिखनी। चौथी बड़ी नदी लिखो, बड़े वाला 4 लगाओ। पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास नदी का उद्गम कहाँ से है? उद्गम, पश्चिमी बनास नदी का उद्गम कहाँ से है? तो सिरोही में नया सनवाड़ा गांव से, अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। नया सनवाड़ा गांव से। माउंट आबू के सबसे नजदीक बहने वाली नदी कौन सी है? माउंट आबू के सबसे नजदीक बहने वाली नदी, माउंट आबू के सबसे नजदीक बहने वाली नदी है कौन सी? पश्चिमी बनास। बनास नहीं, पश्चिमी बनास। गुजरात में प्रवेश, गुजरात में प्रवेश साबरकांठा जिले से, साबरकांठा जिले से, सॉरी, बनासकांठा जिले से। साबरकांठा से तो साबरमती करती थी ना। गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम कौन सी नदी के किनारे है? साबरमती। विश्व का सबसे बड़ा खेल स्टेडियम है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। संगम कच्छ की खाड़ी में, गुजरात में बहकर कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। गुजरात में बहकर कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। गुजरात में बहकर कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। गुजरात का डीसा शहर इसी नदी के किनारे बसा है। डीसा कह दे चाहे दिशा कह दे, गुजरात का डीसा शहर इसी नदी के किनारे बसा है। गुजरात का डीसा शहर इसी नदी के किनारे बसा है। गुजरात का डीसा कह दे या दिशा कह दे, डीसा या दिशा शहर गुजरात का डीसा या दिशा शहर
इसी नदी के किनारे बसा है। गुजरात का डीसा शहर। डीसा कह दे चाहे दिशा कह दे, कोई ज्यादा खास नदी नहीं है। लंबाई वगैरह याद रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन नदियों के। ठीक है, अपन ने बनास के उसकी याद रख ली, साबरमती की रख ली। लूनी की लंबाई कितनी लिखाई थी? लूनी की टोटल लंबाई क्या बात है, टोटल लंबाई कितनी है सिमरन? 500 कम 5, 500 कम 5 कितना होता है? 495। और राजस्थान में लंबाई 330। तो इनकी लंबाई मत याद करो और ज्यादा आप। करो मेहनत। डीसा शहर इस नदी के किनारे बसा है। नौकरी के फायदे ही फायदे हैं। हाँ भाई, इस पे एक परियोजना है, पश्चिमी बनास परियोजना। परियोजना है पश्चिमी बनास परियोजना। कहाँ है पश्चिमी बनास परियोजना? सिरोही में है। सहायक नदी, सहायक नदी सूकली, सूकड़ी नहीं सूकली, वैकूकली। सहायक नदी सूकली वैकूकली। सूकली नदी पर, सूकली नदी पर सूकली सेलवाड़ा परियोजना। सूकली सेलवाड़ा परियोजना। सूकली नदी पर सूकली सेलवाड़ा परियोजना। कहाँ पे है सूकली सेलवाड़ा परियोजना? सिरोही में है। और इसी के साथ ये अरब सागर का अफवाह तंत्र कंप्लीट हो गया। बंगाल की खाड़ी का चलेगा। एक नंबर पे चंबल नदी को पढ़ेंगे। किसकी? इस बनास की है वो सिमरन, यही तो कहा था मैंने। खोल के देख, सारणी खोल शुरू में। बनास तो चंबल की सहायक है, बंगाल की खाड़ी की ओर जाएगी। बनास नदी अलग है राजस्थान में, पश्चिमी बनास अलग है।
बनास तो अभी पढ़े ही नहीं है। मैं बार बार यही तो कह रहा हूं कि पश्चिमी बनास अलग है, बनास अलग है, मोरेल अलग है, मोरेन अलग है, काली सिंध अलग है, काली सील अलग है। अभी बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली पहली नदी है चंबल। स्टार्ट करें। जो दुर्ग नदियों के किनारे स्थित होते हैं वो जल दुर्ग कहलाते हैं। एक बार देखना, ये चंबल नदी है भाई। चंबल नदी एमपी के इंदौर जिले में जाना पाओ पहाड़ी से निकलती है। पर्वत विंध्याचली होगा। जाना पाओ पहाड़ी से निकलती है। ये देखिए एक बार, हाँ भाई यहाँ पे ये एक पहाड़ी है, जाना पाओ पहाड़ी। फटाफट से देखो सब लोग। और ये जाना पाओ पहाड़ी इंदौर जिले में है, एमपी में। यहां से एक नदी बहना शुरू होती है चंबल। जिस पहाड़ी पे जाया नहीं जा सके वो पहाड़ी जाना पाओ पहाड़ी है ना। जाना पाओ पहाड़ी से एक नदी निकलती है, चंबल नदी। और ऐसे राजस्थान के 6 जिलों से बहके ये नदी ऐसे 6 जिलों से चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से प्रवेश करती है, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर में बहके और यमुना में जाके मिल जाती है। यमुना गंगा की सहायक नदी है, उसमें जाके मिल जाती है। ये नदी है यमुना। यमुना। और ये स्थान है मुरादगंज। मुरादगंज कहाँ है? इटावा जिले में। इटावा जिला यूपी में। ध्यान से सुनना भाई, अभी लिखना नहीं है। जाना पाओ पहाड़ी से निकलती है, जाना पाओ पहाड़ी से ये नदी निकलती है। और ये जाना पाओ पहाड़ी इंदौर में है, इंदौर जिला एमपी में है। पर्वत विंध्याचल ही होगा। पर्वत सबके लिए क्या होगा? विंध्याचल ही होगा, क्योंकि एमपी की सीमा से आने वाली सभी नदियां विंध्याचल पर्वत से आती हैं। ये जाना पाओ हिल विंध्याचल पर्वत का भाग है इंदौर जिले में, वहां से ये नदी निकलती है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ध्यान से सुनना, यहां से यहां तक 1051 किलोमीटर लंबी है, लेकिन राजस्थान में लंबाई 322 है। राजस्थान में स्वतंत्र लंबाई 135 है। स्वतंत्र का मतलब यहाँ कोटा बूंदी में, फिर आगे तो कभी एमपी में है, कभी राजस्थान में है। इस नदी के मार्ग में बीहड़ क्षेत्र बहुत ज्यादा है। तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल, क्योंकि टोटल लंबाई क्या 1051 है, और राजस्थान की नदी है, कोटा शहर बसा है। ठीक है, लेकिन याद रखना साथियों, पूर्णतः बहाव के अनुसार राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बनास। यानी कि ऐसी नदी जो पूरी तरह से राजस्थान में बह के भी सबसे लंबी हो, वो बनास। और ये राजस्थान की नदी है, इसकी लंबाई बाहर ज्यादा है। ठीक है, तो ये है। इस चंबल की एक सहायक नदी है काली सिंध। ये ऐसे ध्यान से सुनना, काली सिंध नदी ऐसे निकल के झालावाड़ और ये ऐसे कोटा के नानेरा में आके मिल जाती है। काली सिंध नदी, 1 मिनट देखो, काली सिंध नदी चंबल की सहायक है, इसके किनारे झालावाड़ शहर बसा है। और याद रखना, ये काली सिंध नदी है ना, ये काली सिंध नदी
इसको मैं हटा देता हूँ एक बार थोड़ी देर के लिए। ये काली सिंध नदी दो जिलों के बीच सीमा भी बना के बहती है, झालावाड़ से प्रवेश करती है और ये ऐसे सीमा बना के बहती है इन दोनों के बीच, कोटा और बारा के झालावाड़ के बीच। इस काली सिंध की एक सहायक नदी आहू, आहू ये लीजिए, ये आहू है। यहाँ एक दुर्ग बना है गागरोन दुर्ग, यहाँ गागरोन दुर्ग जल दुर्ग है, काली सिंध व आहू नदियों के संगम पे बना है। एक काली सिंध की सहायक नदी है परवन, परवन नदी। परवन नदी इधर से बहती है, यानी कि प्रवेश तो झालावाड़ से प्रवेश करती है लेकिन बारा में जाके कोटा में आके मिल जाती है, बारा में भी जाती है। ये परवन नदी है, परवन भी काली सिंध की सहायक है। ये पार्वती नदी भी एमपी से निकलती है और बारा से प्रवेश करती है। ये पार्वती नदी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोटा और किसके बीच सीमा बनाती है? एमपी के बीच, कोटा और एमपी के बीच। ये पार्वती भी किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक है। बात क्लियर? यहाँ एक सीप नदी बहती है, सवाई माधोपुर में ही आके मिलती है, आपने सुना हो तो रामेश्वरम गांव में। सीप, ये सीप नदी है। जहां सीप मिलती है वहीं दाईं ओर से, सॉरी बाईं ओर से एक नदी आके मिलती है बनास, ये त्रिवेणी बनी है, ये यहां त्रिवेणी बन गई। बनास नदी खमनोर की पहाड़ी से निकलती है, खमनोर की पहाड़ी से, राजसमंद से, खमनोर से निकलती है। बनास नदी बाईं ओर से मिलती है, ये सारी दाईं ओर से मिलती है। देखो, एमपी की सीमा से आने वाली नदियों का सही क्रम बताइए। ऐसे कहें कि एमपी की सीमा से प्रवेश करने वाली नदियों का सही क्रम बताइए। कौन सी नदी थी? माई। माई की गोद में कौन सी नदी बहती है? अन्नास। ध्यान दो भाई, माई की गोद में एक नदी बहती है अन्नास, ये ऐसे। तो अन्नास, माही, चंबल, आहू, काली सिंध, परवन, पार्वती, सीप, ऐसे क्रम भी पूछ सकता है। ये त्रिवेणी बनी है, आपने सुना हो तो कभी। कहाँ बनी है ये त्रिवेणी? रामेश्वरम गांव में। त्रिवेणी बोले तो चंबल, बनास, सीप, तीन नदियों का मिलन स्थल। फिर से, चंबल, बनास, सीप के द्वारा त्रिवेणी कहाँ बनाई जाती है? रामेश्वरम। रामेश्वरम कहाँ है? चंबल, बनास, सीप के द्वारा त्रिवेणी कहाँ बनाई जाती है? गांव है रामेश्वरम, तहसील है खंडार, खंडार, जिला है सवाई माधोपुर। ध्यान से सुनते रहना, 10 मिनट तक देखते रहो। ये त्रिवेणी बन गई फिर से एक। हाँ भाई, ये कौन सी नदी है? अन्नास। और ये कौन सी नदी है? माही। ये कौन सी है? माही। ठीक है। अभी बिजोलिया भीलवाड़ा से एक नदी निकल के, ध्यान दो भाई सब लोग, बिजोलिया भीलवाड़ा से एक नदी निकल के और बूंदी में जाके चंबल में मिल जाती है मेज, मेज बाईं ओर से मिलती है। और एक चित्तौड़गढ़ से निकलने वाली नदी, यहां से निकल के चित्तौड़गढ़ के बाद एमपी में जाके दोबारा चित्तौड़ में मिलती है, ब्राह्मणी। ये ब्राह्मणी है, बै यानी ब्राह्मणी, बै यानी बनास और मेज, ये तीनों नदियां तो बाईं ओर से मिलती है, ये सारी दाईं ओर से मिलती है। यहां ब्राह्मणी और चंबल नदियों के संगम पे भैंसरोडगढ़ दुर्ग भैंसरोडगढ़ में बना है। ये जो भैंसरोडगढ़ है ये चित्तौड़गढ़ का टूटा हुआ भाग है, विखंडित भाग है। एक जलदुर्ग घाघरोन हो गया,
एक जलदुर्ग मनोर थाना का किला परवन नदी के किनारे है। एक जलदुर्ग शेरगढ़ बारा में है। एक जलदुर्ग शेरगढ़ धौलपुर में भी है। धौलपुर में शेरगढ़ है और बारा में भी शेरगढ़ दुर्ग है। कह दे कि चंबल नदी के किनारे कौन सा दुर्ग जलदुर्ग है, तो शेरगढ़ बारा, ओ सॉरी शेरगढ़ धौलपुर और गढ़ पैलेस कोटा। कोटा और एमपी के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? पार्वती। ठीक है, ऐसे करके ये सारा डायग्राम बनेगा। खमनोर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? बनास। कोटा और एमपी के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? पार्वती। ना भाई, कोटा और एमपी के बीच सीमा बनाने वाली नदी पार्वती है, ये यानी कोटा। खमनोर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? बनास। डायग्राम की फोटो खींचो फटाफट। चंबल और इसकी सहायक नदियां। हाँ भाई, एक क्वेश्चन पूछेगा, राजस्थान आने वाली एमपी की सीमा से, आरएस में पूछा है, एमपी की सीमा से आने वाली, कहाँ राजस्थान आने वाली नदियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या होगा? वेस्ट टू ईस्ट सही क्रम क्या होगा? बोलते जाइए। अन्नास, माही, चंबल, आहू, काली सिंध, परवन, पार्वती, सीप। त्रिवेणी कहाँ बनती है? खंडार तहसील। ईस्ट टू वेस्ट पूछे तो फिर ऐसे आना है। ये शेरगढ़ का किला धौलपुर में भी है और बारा में भी है। ये रेड 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 जो मैंने दिखाए हैं, 1 2 3 4 5 6 जलदुर्ग लिखाऊंगा। जलदुर्ग हैं ये सारे। निम्न में से कौन सा दुर्ग जलदुर्ग नहीं है, ये भी कह सकता है। फोटो खींच लीजिएगा, फिर लिखेंगे। हाँ भाई, कौन सी नदी कैसे मिली है सारा याद रखना पड़ेगा। काली सिंध नदी के किनारे झालावाड़ शहर बसा है। चंबल नदी के किनारे कोटा शहर बसा है। चंबल नदी, ध्यान दो, 6 जिलों से बहती है। एक तो चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। हाँ भाई, ये चंबल नदी है। ध्यान दीजिए भाई, लिखना शुरू करें। उद्गम लिखो चंबल नदी का। सॉरी, किधर का अपोवा तंत्र पढ़ रहे हैं अपन? अरे, बंगाल की खाड़ी का। हेडिंग लगाओ मोटे अक्षरों में, बंगाल की खाड़ी का। बंगाल की खाड़ी का अपोवाह तंत्र कितना % बनता है? 22.4। पहली नदी कौन सी पढ़ेंगे? चंबल नदी। राजस्थान में 2 नदियां 12मासी हैं, चंबल और माही। जैसे ही ये हेडिंग लगाओगे,
नंबर 1 पे लिखो चंबल नदी। चंबल रिवर। उद्गम एमपी में इंदौर जिले में। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। इंदौर जिले में जाना पाओ पहाड़ी से जाना पाओ पहाड़ी से निकलती है ये नदी। राजस्थान में प्रवेश चौरासीगढ़ गांव। चौरासीगढ़ गांव किस तहसील में है? भैंसरोडगढ़। और भैंसरोडगढ़ किस जिले का विखंडित या अलग भाग है नक्शे में? चित्तौड़गढ़ का। साथियों, भैंसरोडगढ़ को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। बोलिए, कौन कौन सी नदी चंबल में बाईं ओर से मिलती हैं? बै यानी बनास, बै यानी बाईं ओर से, बै यानी ब्राह्मणी, बै यानी बाईं ओर से, और एक मेज बाकी दाईं ओर से मिलती है। चित्तौड़गढ़ के बाद 6 जिलों में बह गई है। सॉरी, चित्तौड़गढ़ सहित 6 जिलों में बह गई। संबंधित जिले 6। चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद कहाँ आएगी? चित्तौड़गढ़ के बाद कोटा में आएगी। और कोटा के बाद कहाँ आएगी? बूंदी में। बूंदी के बाद सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद करौली। करौली के बाद धौलपुर। इन 3 जिलों में, ये बाद वाले 3 जिले हैं ना, ये 3 जिले, इन 3 जिलों में ये मध्य प्रदेश से अंतर्राज्यीय सीमा बनाकर बहती है। हेलो, कोटा और एमपी के बीच सीमा बनाने वाली नदी है फिर पार्वती, और सवाई माधोपुर और एमपी के बीच सीमा बनाने वाली नदी है चंबल। इन 3 जिलों में एमपी से इंटर स्टेट बाउंड्री बनाती है, अंतरराज्यीय सीमा बनाती है, इंटर स्टेट बाउंड्री बनाती है। अंतरराज्यीय सीमा बनाती है। और इन 3 जिलों से पहले कोटा बूंदी के बीच भी सीमा बनाती है। कोटा बूंदी के बीच भी सीमा बनाती है। कोटा बूंदी के बीच भी सीमा बनाती है। जलदुर्ग कौन कौन से हैं? चंबल के किनारे स्थित जलदुर्ग, जलदुर्ग। गढ़ पैलेस दुर्ग कहाँ है? कोटा। और शेरगढ़
शेरगढ़ दो जगह है, तारागढ़ भी दो जगह है। तारागढ़ अजमेर में है, नहीं आए तो बूंदी में है। एक शेरगढ़ पुलिस में आया था कि चंबल के किनारे निम्न में से कौन सा जलदुर्ग है। शेरगढ़ का किला धौलपुर में है, चंबल के किनारे। ये दो जलदुर्ग हैं। इस नदी को राजस्थान की क्या कहते हैं? कामधेनु। कोटा शहर इसी नदी के किनारे बसा है। कोटा शहर इस नदी के किनारे बसा है। जलदुर्ग हैं इसके किनारे दो। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है। कुल लंबाई नए आंकड़ों में 1051 किलोमीटर। हाँ भाई, पुराने आंकड़ों में 1051। नए आंकड़ों में ये सही है एकदम, आ भी चुका है सीईटी में। नहीं आए तो पहले 965 किलोमीटर थी, फिर इनके डेटा अपडेट हुए हैं। वेपको के आंकड़ों में 1051 किलोमीटर है। राजस्थान में लंबाई 322 किलोमीटर। राजस्थान में स्वतंत्र लंबाई 135 किलोमीटर। स्वतंत्र लंबाई 135 किलोमीटर। एक 135 स्वतंत्र का मतलब समझ रहे हो? बाद वाली लंबाई तो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर कभी एमपी में है, वो फिर स्वतंत्र 135। नदी के उपनाम क्या क्या हैं? राजस्थान की कामधेनु इसी नदी को कहते हैं। चर्मण्यवती कहते हैं। चर्मण्यवती, चर्मण्यवती कहते हैं इसको। चर्मण्यवती कहते हैं। सदावाहिनी कहते हैं। सदावाहिनी का मतलब 12 मासी। 12 मासी। सदावाहिनी का मतलब 12 मासी।
सदावाहिनी का मतलब 12 मासी। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, टोटल लंबाई 1051 किलोमीटर है। पूर्णतः बहाव के अनुसार राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास। ठीक है। कोटा शहर इसी नदी के किनारे बसा है। साथियों, कोटा को राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहा जाता है। राजस्थान की औद्योगिक नगरी, इंडस्ट्री सिटी कहा जाता है। शैक्षणिक नगरी कोटा, क्योंकि सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ की है? कोटा की है। राजस्थान का नालंदा कहा जाता है कोटा को। राजस्थान का कानपुर कहा जाता है कोटा को। नागपुर किसे कहा जाता है राजस्थान का? झालावाड़। पढ़ने की स्पीड बढ़ा दो, पढ़ने की स्पीड और टाइमिंग दोनों बढ़ा दो। कोटा में इस नदी पे हैंगिंग ब्रिज बना है। उदाहरण के तौर पे मैं अभी कहाँ गया था, भोपाल जाके आया था, तो कोटा में इस नदी के ऊपर हैंगिंग ब्रिज को रोक के मैंने गाड़ी देखी। हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है। हैंगिंग का मतलब झूलता हुआ पुल। हैंगिंग ब्रिज कोटा में है, चंबल नदी पे। राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज है। नरेंद्र मोदी जी ने उस हैंगिंग ब्रिज का उद्घाटन 29 अगस्त 2018 को किया। कोटा चंबल रिवर हैंगिंग ब्रिज। कोटा चंबल रिवर चंबल नदी पे बना है। कोटा में हैंगिंग ब्रिज बना है। इस टाइप से बनाया गया उसको कि नीचे कुछ भी नहीं दिखाई देता, कॉलम वगैरह ये नहीं है, सिर्फ झूलता हुआ दिखाई देता है। कोटा में है इस नदी पे। ठीक है, लिखिए। कोटा में इस नदी पर राज्य के पहले हैंगिंग ब्रिज का उद्घाटन कोटा में इस नदी पर राज्य के प्रथम हैंगिंग ब्रिज का उद्घाटन हैंगिंग ब्रिज का उद्घाटन 29 अगस्त 2018 17 था या 18 17 था यार, 29 अगस्त 2017 को पीएम मोदी जी ने किया। देखना एक बार 18 है या 17 है, चेक करना एक बार। हैंगिंग ब्रिज का उद्घाटन किस वर्ष किया गया, एक बार चेक करना। 17 या 18 में कंफ्यूज हुआ है।
विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है। ठीक है। विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसके मात्र 100 किलोमीटर के बहाव क्षेत्र में, मात्र 100 किलोमीटर के बहाव क्षेत्र में 4 बांध बने हैं। 4 बांध बने हैं जिनका दक्षिण से उत्तर सही क्रम, दक्षिण से उत्तर सही क्रम ध्यान दो भाई, ये 4 बांध बने हैं। ये चंबल नदी है, एक बांध तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। 100 किलोमीटर के दायरे में हैं सारे बांध। ये बांध तो राजस्थान से बाहर एमपी में ही बना है। दक्षिण से उत्तर की सही ट्रिक क्या होगी? गांधी राणा और जवाहर को लेकर कहाँ गया? राणा व जवाहर को लेकर कोटा गया। राणा और जवाहर को लेकर कोटा गया। पहला बांध है गांधी सागर। गांधी सागर बांध मंदसौर में है। मंदसौर जिला एमपी में है। एकमात्र जो राजस्थान से बाहर बना है। चंबल पे कौन सा बांध एकमात्र जो राजस्थान से बाहर बना है? गांधी सागर। दूसरा है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर कहाँ है? भैंसरोडगढ़। ना ही तो लंबा है, लंबा बांध माई बजाज सागर था और ऊंचा बांध जाखम था, कल लिख चुके हैं। लेकिन ये जो है राणा प्रताप सागर, ये राजस्थान में सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाला बांध है। राजस्थान में सर्वाधिक जल भराव क्षमता, राजस्थान में सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाला बांध है गांधी सागर बांध। एमपी के मंदसौर जिले में रामपुरा व भानपुरा पठारों के बीच है। रामपुरा व भानपुरा पठारों के बीच है। बोलिए चंबल पे कौन सा बांध राजस्थान से बाहर एमपी में बना है? गांधी सागर। साथियों इस बांध की ऊंचाई 62 मीटर है। ऊंचाई पूछा था सीईटी में। गांधी सागर बांध की ऊंचाई 62 मीटर। तीसरा बांध है जवाहर सागर पिकअप बांध। जवाहर सागर पिकअप बांध कहाँ है? पिकअप श्रेणी का बांध है बोराबास गांव कोटा। बोराबास गांव कोटा। बोराबास गांव कोटा। एक बांध
2 बांध, 30 बांध, और चौथा तो बैराज है भाई, कोटा बैराज। बैराज से क्या होती है, नहरें निकाली जाती हैं। बांध टाइप, हाँ हेलो, बांध और बैराज दोनों में ही जल होता है, लेकिन बैराज से नहर जरूर निकाली जाती है, तो उसे बैराज बोला जाता है। तो 3 बांध, 4 बांध है ना, उनमें से देखो इधर, इधर देखो 4 बांध है ना, उनमें से बांध तो 3 ही है, 3 बांध 1 बैराज है, लेकिन संख्या 4 ही करनी है। बैराज भी बांध ही होता है, लेकिन उससे नहर निकाली जाती है। ठीक है। सबसे ज्यादा जल भराव क्षमता राणा प्रताप सागर। भैंसरोडगढ़ में कौन सा बांध बना है? बोलिए। राणा प्रताप सागर। ध्यान दीजिएगा, 172 मेगावाट बिजली, बिजली अपने सिलेबस में नहीं है, मत याद कीजिएगा। 99 मेगावाट और 115 मेगावाट। हाँ भाई ध्यान दो, तीनों बांधों से अलग अलग बिजली बनती है। तीनों बांधों से 386 मेगावाट बिजली बनी है, जिसमें से राजस्थान को आधी मिलेगी। ये चंबल की विद्युत क्षमता है, लेकिन अपने विद्युत सिलेबस में नहीं है, इसलिए बेमन से लिख दो इसको। ये सामने ये डेटा भी लिखना है कि कितनी कितनी बिजली बनती है। 99 मेगावाट, तीनों बांधों से कितनी बिजली बनी? 386 मेगावाट। 386 में से आधी मिलेगी राजस्थान को। बांध 3 ही है, एक तो बैराज है। बांधों का क्रम बताइए, दक्षिण से उत्तर। गांधी राणा और जवाहर को लेकर कहां गया? कोटा गया। गांधी राणा और जवाहर को लेकर कहां गया? कोटा गया। कौन सा बांध राजस्थान से बाहर एमपी में बना है? गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? हाइट कितनी है? 62 मीटर। जाखम बांध की ऊंचाई कितनी है? 81 मीटर। चंबल नदी द्वारा अपने मार्ग में किए गए अवनालिका अपर्दन को क्या कहते हैं? बीहड़। पिछले अध्याय में लिख चुके हैं। टोटल 386 में से आधी बिजली मिलेगी राजस्थान को और आधी मिलेगी एमपी को, यानी कि चंबल परियोजना राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना है। 50-50% हिस्सा है। आप है, लेकिन माई बजाज सागर में 55 गुजरात का था, 45 राजस्थान का था, लेकिन माई बजाज सागर की पूरी बिजली राजस्थान की थी।
चंबल से राजस्थान को आवंटित विद्युत, राजस्थान को आवंटित विद्युत 193 मेगावाट। क्यों? 386/2, क्योंकि चंबल परियोजना में साझेदारी कितने राज्यों की है? 2, राजस्थान और एमपी। बोलिए राजस्थान का हिस्सा कितना है? 50 और एमपी का भी 50, 50-50 है। बीहड़ भूमि, बीहड़ या डांग भूमि, चंबल नदी द्वारा लिख चुके हैं पिछले अध्याय में कि सबसे ज्यादा बीहड़ भूमि कहाँ है? धौलपुर में, फिर दूसरे नंबर पे सवाई माधोपुर में, तीसरे पे करौली में। चंबल नदी द्वारा अपने मार्ग में किया गया अवनालिका मृदा अपरदन, अपने मार्ग में किया गया अवनालिका मृदा अपरदन यानी कि उत्खाती भूमि। और देखिए, अब इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर का संबंध किस जिले से है? ध्यान दो, इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर का संबंध किस जिले से है? ध्यान दो, ये चंबल नदी, ध्यान दो। हाँ भाई, इंदिरा, फटाफट सुनो, पेन को छोड़ो। इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर का संबंध किस जिले से है? लोगों ने बीकानेर कर दिया, क्योंकि इधर इंदिरा गांधी नहर बहती है। लेकिन वो ऑप्शन, वो क्वेश्चन में क्या दिया था? इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर। लिफ्ट यानी जिस नहर या नदी का इलाका ऊंचा हो, पानी स्वतः नहीं बहता हो, उधर लिफ्ट नहरें निकाली जाती हैं। चंबल से कई लिफ्ट नहरें निकाली गई है। इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर का संबंध किस जिले से है? तो करौली से है। करौली के कसेड़ से निकाली गई है, और करौली के कसेड़ से निकाल के सवाई माधोपुर और बयाना तक जा रही है। ऐसे ये इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर है। इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर का संबंध किस जिले से है? करौली से। करौली से, कसेड़ गांव से निकाली गई है। ध्यान से सुनना। लेकिन अगर ये कहते हैं इंदिरा गांधी लिफ्ट शब्द नहीं दे, तो इंदिरा गांधी नहर इधर बहती है। एक सवाई माधोपुर से पीपलदा लिफ्ट नहर निकाली गई है। पीपलदा, 2 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। ये पीपलदा फेमस, और भी कहीं निकाली गई हैं पीपलदा। ठीक है, लिखिए चंबल की मुख्य लिफ्ट नहरें। मैं फिर कह रहा हूं, क्वेश्चन गलत हो गया था लोगों का। इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर में उन लोगों ने बीकानेर आंसर कर दिया था। लिफ्ट शब्द आ जाए तो आप करौली। पीपलदा लिफ्ट नहर कहां से निकाली गई है? सवाई माधोपुर से। लेकिन साथियों, अपने को ये पूछे ना कि पीपलाद सिंचाई परियोजना कहां है? नाम सेम से किए हैं, ध्यान से सुन लेना, यह भी जाने। पीपलाद सिंचाई परियोजना कहां है?
पीपलदा और पीपलाद थोड़ा सा अंतर है। पीपलाद सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले में है, झालावाड़ जिले में है। दूसरी लिफ्ट नहर कौन सी निकाली गई है? इंदिरा गांधी। लिफ्ट क्या होता है? जिस नहर, खुद इंदिरा गांधी नहर से भी 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। हेलो, इधर इंदिरा गांधी नहर पढ़ेंगे ऐसे अभी कल परसों तक, इससे भी 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। कंवर सेन, चौधरी चरण सिंह, क्योंकि इधर का इलाका ऊंचा है, खुद से भी लिफ्ट नहरें निकाली गई है। तो लिफ्ट नहर जिधर का इलाका ऊंचा होता है उधर से निकाली जाती है, पानी स्वतः नहीं बहता। इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर कहां से निकाली गई है? कशेड़ करौली से, कशेड़ करौली से निकाली गई है। कशेड़ गांव करौली से निकाली गई है, कशेड़ से निकाली गई है। लाभान्वित जिले, ये लिफ्ट नहर जा कहां तक रही है? करौली में लाभ दे रही है। सवाई माधोपुर की बामणवास तहसील, बामणवास तहसील सवाई माधोपुर, और बयाना तक जा रही है। बयाना, बयाना कहाँ है? भरतपुर। बोलिए, चंबल परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? 2 की, राजस्थान और एमपी। राजस्थान का हिस्सा कितना है और एमपी का 50। चंबल की सहायक नदियां, अलग अलग लाइनों में लिखेंगे। सहायक नदियां, अलग अलग लाइनों में लिखेंगे। काली सिंध, काली सिंध के बाद पार्वती, और पार्वती के बाद सीप, सीप 4 नंबर पे। सीप के बाद मेज,
मेज के बाद ब्राह्मणी, और ब्राह्मणी को बामणी भी कह सकता है। और 6 नंबर पे बनास। अभी चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है। अगर ऑप्शन में बनास हो तो करना है, लेकिन बनास बड़ी नदियों में से है। अगर नहीं हो तो फिर काली सिंध करना है। काली सिंध की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? आहू, आहू, परवन, निमाज, उजाड़, उजाड़ नदी, उजाड़, चौली, छापी, चंद्रभागा। बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, पेन को छोड़ दीजिए। चौली, छापी, उजाड़ किसकी सहायक नदियां हैं? काली सिंध की। और काली सिंध किसकी सहायक नदी है? मैंने ये कहा था ना, सबसे ज्यादा नदियां कोटा संभाग में है। कोटा संभाग में है। पार्वती की सहायक नदी है अंधेरी, बैंथली और ल्हासी। अंधेरी, बैंथली और ल्हासी। मेज की सहायक नदी है मांगली व कुराल, मांगली व कुराल। इन सब के नाम याद रखने हैं आपको। रामेश्वरम गांव में किसके द्वारा त्रिवेणी बनाई जाती है? बनास, सी, बनास, सॉरी, सोम माही जाखम के द्वारा त्रिवेणी कहां बनाई जाती है? नवाटापुरा गांव। बार बार इन चीजों का रिवीजन कीजिएगा, तब जाके ये स्थायी मेमोरी में जा पाएंगी। चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है बनास। अगर विकल्प में नहीं हो तो काली सिंध, क्योंकि बनास बड़ी नदियों में से है। बड़े वाला 2 लगा के लिखेंगे अभी। एमपी की सीमा से आने वाली सब नदियां किस पर्वत से आती हैं? पर्वत एक ही होगा, विंध्याचल। ध्यान दीजिएगा। हाँ भाई, ये एमपी की सीमा से आने वाली सब नदियां पर्वत से एक से ही आती है, विंध्याचल से ही। पर्वत कौन सा होगा? विंध्याचल ही होगा। इन सब के लिए पर्वत क्या ही होगा? विंध्याचल ही होगा। पर्वत सबके लिए क्या होगा? विंध्याचल ही होगा।
छोटे वाला एक लगाओ। काली सिंध नदी झालावाड़ शहर बसा है, आती तो एमपी से ही है। देवराय नाना रिक्स है काली सिंध नदी की। देवराय नाना देवास से निकलती है, रायपुर से प्रवेश करती है, नानेरा में जाके मिल जाती है। देवराय नाना देवास से निकलती है, रायपुर से झाला प्रवेश राजस्थान में, नानेरा में जाके मिल जाती है। उद्गम एमपी में देवास से। एमपी के देवास में बागली गांव की पहाड़ी से। एमपी के देवास में बागली गांव की पहाड़ी से ये नदी निकलती है। राजस्थान में प्रवेश। राजस्थान में प्रवेश रायपुर से। रायपुर कहाँ है? झालावाड़। राजस्थान में प्रवेश रायपुर से। झालावाड़ शहर के किनारे से बहती हुई। झालावाड़ शहर इसी नदी के किनारे बसा है भाई। झालावाड़ शहर के किनारे से बहती हुई तत्पश्चात कोटा झालावाड़ के बीच बाउंड्री बना के भी बहती है। दोनों जिलों के बीच सीमा भी बनाती है। कोटा झालावाड़ के बीच सीमा बनाकर नानेरा में जाकर। नानेरा कोटा में अभी। नानेरा में जाकर चंबल में मिल जाती है। नानेरा को नवनेरा भी कह सकता है। इस पे 2 बांध बने हैं। हरिश्चंद्र सागर। कई किताबों में हरिश्चंद्र सागर बांध, हरिश्चंद्र सागर बांध कोटा में लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ये सही मायने में झालावाड़ में है। और नौनेरा बैराज या नवनेरा बैराज, ये नवनेरा बैराज कहाँ है इस नदी पे? कोटा में है। चंबल के बाद बनास के बाद चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी यही है। चंबल की दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी चंबल के बाद दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी है। किसके बाद? बनास के बाद।
आहू नदी भी एमपी से ही आती है भाई, झालावाड़ में प्रवेश करती है। और आहू किसकी सहायक नदी है? काली सिंध की। तो फिर आहू को क्यों लिखेंगे सर? ए नंबर। अब ए चलेगा, ए वाली सीरियल, क्योंकि आहू नदी की थोड़ी सी जानकारी लेनी है। आहू किसकी उपसहायक हो गई है? चंबल की उपसहायक हो गई। उद्गम एमपी में विंध्याचल की पहाड़ी से, विंध्याचल पर्वत से। पर्वत ही लिखना डायरेक्ट, अब जगह मत लिखना। राजस्थान में प्रवेश झालावाड़। झालावाड़। फिर सर इस नदी को क्यों लिखे जा रहे हैं अपन? इस नदी को क्यों लिखे जा रहे हैं भाई? गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। जलदुर्ग है ये, जलदुर्ग। चंबल में आहू नदियों के संगम पर गागरोन दुर्ग। बी परवन नदी, ये भी कि काली सिंध की सहायक नदी है। उद्गम, ये क्यों लिखा रहे हो सर? ऐसा पूछेगा कौन सी नदी राजस्थान में, हेलो, कौन सी नदी राजस्थान में झालावाड़ से प्रवेश नहीं करती? इधर देखो, झालावाड़ से प्रवेश करती है, झालावाड़ से प्रवेश करती है, सॉरी, ये आहू झालावाड़ से प्रवेश करती है, काली सिंध और परवन तीनों झालावाड़ से प्रवेश करती है, पार्वती नहीं करती। कौन सी नदियों के बीच 12 शहर बसा है? पार्वती, परवन और काली सिंध, क्योंकि 12 यहां है, ये है 12। ये भी पूछा है, एग्जामिनर ने ये भी पूछा है। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, 12 शहर बसा। परवन नदी उद्गम एमपी में विंध्याचल पर्वत से, विंध्याचल पर्वत से, सुसनेर से, सुसनेर गांव से। राजस्थान में प्रवेश झालावाड़ से, झालावाड़ से। झालावाड़ के बाद यह नदी, झालावाड़ के बाद यह नदी शेरगढ़ अभ्यारण्य से गुजरती है। शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 में है।
बाद यह नदी, झालावाड़ के बाद यह नदी शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य से बहती हुई, शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य से बहती हुई कोटा में जाके काली सिंध में मिल जाती है। कोटा में जाकर काली सिंध में मिल जाती है। शेरगढ़ अभयारण्य से गुजरती है ये नदी और कोटा में जाकर काली सिंध में मिल जाती है। शेरगढ़ अभयारण्य से गुजरती है ये नदी। शेरगढ़ का किला इस नदी के किनारे है, बारा में। मनोर थाना शहर इसी नदी के किनारे बसा है। मनोर थाना का किला किनारे, मनोर थाना इसी नदी के किनारे है, इसी नदी के किनारे स्थित है, इसी नदी के किनारे स्थित है। इस नदी के किनारे भी दो जलदुर्ग हैं। मनोर थाना का किला कहाँ पे है? परवन नदी के किनारे। परवन की भी एक सहायक है, काली खो है। बढ़े आगे। इस नदी के किनारे स्थित जलदुर्ग शेरगढ़, मैंने कहा था कि दो जगह है। इस नदी के किनारे स्थित जलदुर्ग शेरगढ़ दुर्ग बारा में है। बारा शेरगढ़ अभयारण्य में ही है, शेरगढ़ अभयारण्य में। और एक शेरगढ़ धौलपुर में था, वो चंबल के किनारे था। इस किले का दूसरा नाम क्या है? कोषावर्धन का किला। 6 षटकोण वाला है ये, कोषवर्धन का किला, कोषवर्धन का किला। दूसरा है मनोर थाना। मनोर थाना का किला झालावाड़ में है। परवन व काली खो है। काली खो है किसकी सहायक नदी है? परवन की।
काली खोह नहीं आए तो काली खाड़ भी दे सकता है। नदियों के संगम पर है। पर्टिकुलर अगर दो नदी पूछे तो हाँ भी ध्यान दो। गागरोन परियोजना, आहू नदी बांध है ये, आहू नदी। हरिश्चंद्र सागर याद है क्या? हरिश्चंद्र सागर, हरिश्चंद्र सागर बांध कौन सी नदी? काली सिंध नदी रे। उजाड़ने का काम कौन करेगा? भीम। उजाड़ू नदी पे भीम सागर परियोजना। उजाड़ नदी पे है, उजाड़ने का काम कौन करेगा? भीम। चौली परियोजना, चौली को चौली भी कह सकता है, बांध है ये छोटे छोटे। चौली परियोजना, चौली नदी। अपन ये लिखे थे तो क्यों लिखे थे ये नदियां? चौली, चौली, चौली भी कह सकता है। छापी परियोजना, छापी नदी याद है ना? अंधेरी बेन, सॉरी, छापी, चौली, चंद्रभागा इसी की सहायक नदियां थी। छापी परियोजना, छापी नदी। और मनोर थाना परियोजना, परवन नदी। परवन नदी। साथियों, सीईटी में क्वेश्चन पूछा है कि चौली परियोजना किस जिले में है, तो याद रखना ये सारी परियोजना झालावाड़ में है, झालावाड़ में है। और परवन नदी पे परवन परियोजना 12 में है। एक परियोजना अलग पेन से लिखेंगे, परवन परियोजना, परवन परियोजना, परवन नदी 12। इतना लिख दो, बाकी की चर्चा करेंगे कल के एपिसोड में। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।